हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बुक हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। चैप्टर नंबर 3 हमारा है मांग। इससे पहले के 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th एसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं मांग क्या है। ठीक है, मांग क्या होती है। किसी भी वस्तु की मांग को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है। तो कोई भी वस्तु है जिसकी मांग रहती है, उस मांग को समझने के लिए 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम मांग को अच्छे से समझ सकते हैं। वो है इच्छा और आवश्यकता। तो सबसे पहले समझते हैं इच्छा और आवश्यकता क्या है। इच्छा सिर्फ किसी चीज को पाने की चाह होती है, यानी आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं। ठीक है, बेशक से आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप उस चीज को चाहते हैं, तो वो क्या होती है, इच्छा होती है। आपको कार पसंद है और आप उसे लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी सिर्फ इच्छा बन जाएगी, ये मांग नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए आपको एक कार पसंद है, आप शोरूम के मालिक के पास जाते हैं कि भाई हमें ये कार पसंद है, आप हमारे लिए ये कार मंगा दीजिए। तो क्या वो शोरूम ओनर आपके लिए कार मंगाएगा? नहीं मंगाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो पूछेगा क्या आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये इच्छा मांग नहीं बन सकती। दूसरी चीज आवश्यकता। जब इच्छा के साथ साथ आपके पास उसे पूरा करने की क्षमता, यानी पैसे और इच्छा भी हो, तो वो क्या बन सकती है, मांग बन सकती है। कैसे? देखिए, आपको कार चाहिए और आपके पास पैसे भी हैं और आप खरीदने के लिए तैयार भी हैं, तो ये क्या है, आपकी आवश्यकता है। और ये जो आवश्यकता है वही क्या बन सकती है, मांग बन सकती है। यानी आप शोरूम के मालिक के पास जाएंगे, आप कहेंगे भाई मेरे पास पैसे हैं और मेरी इच्छा है, मैं ये कार खरीदना चाहता हूं, तो शोरूम का मालिक जो है आपके लिए वो कार मंगा देगा। तो ये क्या बन जाएगी, मांग बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी वस्तु है उस वस्तु की मांग जो होती है वो इच्छा पे नहीं बल्कि आवश्यकता पर निर्भर करती है। मांग क्या है, इसको अगर हम परिभाषा के रूप में समझे तो हम कह सकते हैं मांग का मतलब है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता एक तय समय में अलग अलग कीमतों पर खरीदना चाहता है और खरीदने के लिए क्षमता भी रखता है। ठीक है, यानी कोई भी एक जो खरीदार है वो किसी सामान को खरीदना चाहता है, उसकी एक मात्रा को खरीदना चाहता है, लेकिन हर एक वस्तु की जो एक समय में कीमत होती है। ठीक है, यानी जो वस्तु की कीमत आज है, हो सकता है भविष्य में उस वस्तु की कीमत कम हो जाए। तो जो खरीदार है वो आज उस वस्तु को खरीद लेगा लेकिन भविष्य में उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि मांग का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु की जो मात्रा है, उपभोक्ता एक तय समय में अलग अलग कीमतों पर उसे खरीदने के लिए अगर तैयार रहता है, तो वही चीज जो है वो मांग कहलाती है। मांग के प्रकार। तो मांग 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है व्यक्तिगत मांग। किसी एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे वह हर संभावित मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदना चाहता है और खरीद सकता है, तो वो क्या होती है, व्यक्तिगत मांग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी शॉप में जा रहा है। ठीक है, वो किसी शॉप में गया और उस शॉप में उसे एक कपड़ा पसंद आया, तो उसने क्या किया, उस कपड़े को खरीद लिया। तो ये क्या है, उसकी व्यक्तिगत मांग है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत मांग। कि भाई उसको वो कपड़ा भी पसंद है, उसके पास पैसे भी और उसने उसे खरीद लिया, तो वो क्या हो गई, एक व्यक्तिगत मांग हो गई। ठीक है, दूसरी आती है बाजार मांग। सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की कुल मात्रा जिसे वे हर संभावित मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग, बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं भाई, अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल डिमांड ये थी कि भाई एक बंदे ने एक शॉप पे गया और एक कपड़ा उसे पसंद आया और उसने खरीद लिया, तो ये इसकी इंडिविजुअल डिमांड थी। ठीक है, वहीं अगर ये 4 लोग जो हैं किसी दुकान में जा रहे हैं, ठीक है, वही कपड़ा इनको भी पसंद है, ठीक है, सेम कपड़ा इन 4 लोगों को भी पसंद आ रहा है और 4 लोग उस कपड़े को ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, मार्केट डिमांड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 4 लोग भी अपनी आय के अनुसार उसे पसंद करने और खरीदने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, बाजार मांग बन जाती है। व्यक्तिगत मांग के निर्धारक क्या हैं? तो जो हमारी व्यक्तिगत मांग होती है वो किस आधार पर तय होती है? तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है वस्तु की कीमत। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो लोग
कम खरीदेंगे क्योंकि वह महंगी लगेगी। अगर कीमत घटेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि वह सस्ती लगेगी। तो व्यक्तिगत मांग है उसको प्रभावित करने वाला पहला जो कारण होता है वो होता है वस्तु की कीमत। यानी कोई भी उपभोक्ता या कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान लेने जाता है तो सबसे पहले वो वस्तु की कीमत देखता है। अगर मान लीजिए जो वस्तु की कीमत है, अगर वस्तु की कीमत जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, खरीदारी कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि भाई वस्तु जो है वो महंगी है। वहीं अगर कीमत वस्तु की घट जाए तो लोग क्या करेंगे भाई, ज्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है मिल रही है उनको सस्ती में और वो ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। इसलिए जो वस्तु की कीमत होती है वो भी मांग को तय करती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, सब्जियों के दाम बढ़ते ही लोग कम सब्जियां खरीदने लग जाते हैं, ठीक है। आप मार्केट में गए और मार्केट में जो टमाटर की कीमत है वो 100 रुपए पर केजी है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई 250 ग्राम ले लेते हैं या 500 ग्राम ले लेते हैं क्योंकि इतना महंगा है, कौन लेगा। वहीं अगर उसी टमाटर की कीमत 10 रुपए पर केजी हो जाए तो आप क्या करेंगे भाई, 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो वस्तु की कीमत होती है वो भी मांग को प्रभावित करती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय भी जो मांग को प्रभावित करती है, व्यक्तिगत मांग को। आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा और बेहतर चीजें खरीदेंगे, ठीक है। अगर लोगों की आय बढ़ रही है तो पैसा लोगों के पास ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो मांग भी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। आय घटेगी तो लोग खरीदारी कम करेंगे, और अगर आय घट जाती है तो लोग कम सामान खरीदेंगे, तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। उदाहरण, सैलरी बढ़ने पर लोग ब्रांडेड सामान खरीदने लग जाते हैं। तो जैसे अगर सबकी सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी ज्यादा हो जाती है, भाई जिसको 10,000 मिल रहे थे उसकी सैलरी 50,000 हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ब्रांडेड सामान खरीदना शुरू कर देंगे और ब्रांडेड सामान जो होगा उसकी मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत भी जो है वो मांग पर असर डालती हैं। जैसे पहली हो गई स्थानपन्न वस्तुएं। ये वे चीजें हैं जो एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होती हैं। अगर एक महंगी हो जाए तो लोग दूसरी खरीदेंगे। तो कुछ ऐसी स्थानपन्न वस्तुएं होती हैं कि भाई दोनों एक जैसी ही होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, अपनी इनकम के अनुसार जो महंगी चीज होती है उसको क्या करते हैं भाई, कम इस्तेमाल करते हैं, और जो सस्ती होती है और उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर एक वस्तु जो सस्ती है वो महंगी हो जाए और जो पहले से महंगी थी, तो लोग क्या करेंगे, महंगी वाली वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे चाय महंगी हो जाए तो केवल कॉफी पीने लगेंगे लोग, ठीक है। मान लीजिए चाय जो थी, चाय की कीमत 10 रुपए थी, ठीक है, तो लोग चाय पी रहे थे, और कॉफी की कीमत जो थी वो 20 रुपए थी, तो लोग क्या कर रहे थे भाई, ज्यादा लोग जो थी डिमांड किसकी थी, वो चाय की थी, तो लोग ज्यादा चाय पी रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इसने, चाय वाले ने भी भाई अपना दाम 20 रुपए कर दिया। तो जैसे ही 20 रुपए इसने किया, वैसे ही जो इसकी डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लोग जो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी की तरफ, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे भाई, कॉफी ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि सेम प्राइस में कॉफी भी मिल रही है और सेम प्राइस में चाय मिल रही है। तो लोग क्या करेंगे भाई, कहेंगे चाय ज्यादा अच्छी है तो हम चाय पीना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सॉरी, कॉफी ज्यादा पीना पसंद करेंगे, कॉफी ज्यादा अच्छी है, तो इससे क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी और चाय की डिमांड जो है वो घट जाएगी। यानी एक दूसरे से जो रिलेटेड वस्तुएं होती हैं उनका भी प्राइस पर असर पड़ता है। यानी संबंधित वस्तुएं अगर महंगी हो जाएंगी तो लोग दूसरी चीज लेना पसंद करेंगे। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो होती हैं वो मांग को प्रभावित करती हैं। कैसे? ये वे चीजें हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं। तो जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, जो पूरक वस्तुएं होती हैं, वो एक वस्तु जो होती है दूसरे पर भी इफेक्ट डालती है। अगर एक महंगी हो जाए तो दूसरी की मांग कम हो जाएगी। यानी कि अगर एक की कीमत बढ़ जाएगी तो हो सकता है दूसरे की मांग जो है वो कम हो जाए, और दूसरे, अगर एक की जो कीमत है वो घट जाए तो दूसरे की मांग बढ़ जाए, ठीक है। जैसे पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कम कार चलाएंगे, जिससे कार की मांग भी कम हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए भाई पेट्रोल जो है वो 100 रुपए लीटर है, अगर वो 200 रुपए लीटर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, लोग क्या कहेंगे भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, ज्यादा खर्चा आएगा, तो लोग क्या करेंगे, कार कम खरीदना शुरू कर देंगे। वहीं अगर पेट्रोल की कीमत 50 रुपए पर लीटर हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, अपनी गाड़ी ले लेते हैं और आराम से ट्रैवल करेंगे। तो अब इस टाइम क्या होगा, जो कार की कीमत है, जो कार की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पूरक वस्तुएं होती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं किस पर, मांग पर। तीसरा, रुचि और प्राथमिकता भी इंपॉर्टेंट होती है मांग के लिए। अगर कोई चीज लोगों को ज्यादा पसंद आएगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे फैशन, ट्रेंड और विज्ञापन इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। मान लीजिए कोई चीज नई ट्रेंड में आती है, जैसे आपने आईफोन देखा होगा, भाई आईफोन जैसे ही नया आता है तो पुराने वाले जो आईफोन होती है उनकी वैल्यू कम हो जाती है, नए वालों का जो होता है लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे नया मोबाइल ट्रेंड में हो तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो रुचि और प्राथमिकता वो भी इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे भाई नया फोन लॉन्च हुआ तो उसकी मांग जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है।
भविष्य की कीमत का अंदाजा भी जो है वो मांग को बढ़ा सकता है। अगर लोगों को लगे कि किसी चीज की कीमत आगे बढ़ने वाली है तो वो सभी ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, या किसी को लगे भाई भविष्य में किसी चीज की कीमत कम होने वाली है तो वो उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने की खबर आते ही लोग टंकी फुल करवा लेते हैं। तो भाई आज ही खबर आ जाए कि 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम जो है वो 10 रुपए या 15 रुपए बढ़ जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे भाई, एकदम से लाइन लगा लेंगे पेट्रोल पंप पे, और जो पेट्रोल की डिमांड होगी एकदम से बढ़ जाएगी। वहीं ये कह दिया जाए कि भाई रात को 12 बजे के बाद क्या होगा कि पेट्रोल के दाम जो है 10 रुपए सस्ते हो जाएंगे, तब लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार अब पेट्रोल हम कल भरवाएंगे क्योंकि कल सस्ता हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उस दिन पेट्रोल की मांग जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसलिए भविष्य की कीमत का अंदाजा भी जो है वो मांग को बढ़ा और घटा सकता है। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण, तो ये हमने देखा भाई, व्यक्तिगत मांग जो 5 प्रकार की थी, ये थी आपकी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, भविष्य में कीमत बढ़ने का अंदाजा। ठीक है, तो बाजार मांग को जो है ये 5 कारक जो है प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्तिगत मांग को 5 कारक प्रभावित करते हैं, वैसे बाजार मांग को भी ये जो 5 कारक है प्रभावित करते हैं। प्लस में 3 कारक और इसके अंदर आते हैं। पहला, जनसंख्या का आकार और संरचना। तो जनसंख्या की आकार और संरचना जो है वो भी मांग को बढ़ाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो कुल मांग बढ़ेगी, जनसंख्या घटेगी तो कुल मांग घटेगी। उदाहरण, भारत में बड़ी जनसंख्या होने से खाने पीने की चीजों की जो मांग है वो ज्यादा है। यानी कि भाई अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रह रही है तो लोग चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे। किसी कारण से अगर वो जनसंख्या वहां से पलायन कर जाए तो वहां पे क्या होगा, मांग कम हो जाएगी। तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या का आकार और संरचना भी मांग को प्रभावित करती है। फिर आता है मौसम और ऋतु, ये भी मांग को प्रभावित करते हैं, बाजार की मांग को। मौसम और ऋतु के अनुसार मांग बदलती है। सर्दियों में स्वेटर हो गया, हीटर की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मियों में पंखे और आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो बाजार में आपने देखा होगा भाई, जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के कपड़ों की मांग जो ज्यादा होती है, और जैसे गर्मियां आती हैं तो गर्मियों के कपड़ों की मांग ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये मौसम का इफेक्ट भी जो है मांग को प्रभावित करता है। आय का वितरण जो है वो भी मांग को प्रभावित करता है। अगर सभी के पास बराबर आय है तो बाजार में ज्यादा सामान बिकेगा। अगर कुछ बहुत अमीर और कुछ बहुत गरीब हैं तो बाजार की मांग कम होगी। ठीक है, तो आय का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। कैसे, मान लीजिए भाई 10 लोग हैं, उनकी जो इनकम है वो 1 लाख है। ठीक है, वहीं जो 30 लोग हैं उनकी जो इनकम है वो 30,000 है। ठीक है, और वहीं 20 लोग जो है मान लेते हैं उनकी इनकम जो है वो 10,000 है। तो इस टाइम में सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि भाई बाजार में कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बेचा जाए, मार्केट की डिमांड क्या होगी। तो भाई 10 लोगों के लिए जो है वो महंगा सामान नहीं बिक सकता, 20 लोगों के लिए जो है वो सस्ता सामान भी नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, और 30,000 लोग हैं वो कौन सा सामान लेंगे भाई, महंगा लेंगे या सस्ता लेंगे। तो इससे क्या होता है, समस्याएं आती है मांग को। और वहीं अगर मान लीजिए जो 50 लोग रह रहे हैं, 50 लोगों की इनकम अगर 30,000 है तो इससे क्या होगा भाई, बाजार की मांग जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, समान बनी रहेगी। तो इसलिए आय का जो वितरण है वो भी मांग को प्रभावित करता है। ठीक है, अब समझते हैं मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या होता है। जब यह किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को बताता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मांग फलन क्या बताता है भाई, कि जो भी, चाहे वो व्यक्तिगत मांग हो चाहे वो बाजार मांग हो, तो कौन कौन से कारक जो है उससे संबंधित है उनको प्रकट करता है ये। तो व्यक्तिगत मांग फलन है वो क्या होता है, किसी विशेष वस्तु की व्यक्तिगत मांग की मात्रा और उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बीच जो सांगठनिक संबंध व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। यानी जो भी मांग है उस मांग में जो भी कारक उत्तरदायी हैं व्यक्तिगत मांग के लिए, उनके जो संबंध को हम प्रकट करते हैं वही जो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। जैसे ये रहा, ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन हो गया, इसमें जो हमने 5 चीजें देखी थी, ठीक है ना, वस्तु की कीमत हो गई, वस्तु संबंधित प्राइस हो गया, इनकम हो गई, या आपका टेस्ट और प्रेफरेंस जो था, रुचि थी, या जो भविष्य में जो फ्यूचर की संभावनाएं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, आय हो गया, पसंद हो गया, अपेक्षाएं हो गई। तो ये क्या कहलाता है, इनके जो संबंध होता है, इनके बीच का जो संबंध होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, जो आपका व्यक्तिगत मांग का फलन कहलाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका बाजार मांग फलन होता है। तो किसी विशेष वस्तु की बाजार मांग और उसे प्रभाव डालने वाले कारकों के बीच संगठनिक संबंध को बाजार मांग फलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें 5 चीज और प्लस में 3 चीज और जोड़ दी जाती हैं, तो वो क्या बन जाती है, बाजार मांग बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो 5 चीजें हो गई। उसके बाद जनसंख्या का आकार और संरचना, ऋतु और मौसम, आय का वितरण। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे तो ये जो हमारा सांगठनिक जो संबंध है वो क्या कहलाता है, बाजार मांग फलन कहलाता है। ठीक है, चलिए
अब समझते हैं मांग अनुसूची क्या होती है। तो मांग सारणी एक सारणीबद्ध विवरण है जो यह दर्शाता है कि किसी निश्चित समय अवधि में अलग अलग मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग समय अवधि पर और किस प्राइस में कितनी जो है मांग की जा रही है। यह वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है कि भाई कि किस तरह से कीमत बदल रही है और किस तरह से मांग बदल रही है, इसके संबंध को दर्शाता है क्या आपका मांग अनुसूची। ठीक है, तो मांग सारणी दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले आती है आपकी एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो यह एक व्यक्ति की मांग को दिखाता है। हमें बताया जाता है कि एक उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा खरीदना चाहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 80 रुपए में वो क्या कर रहा है भाई, 2 क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है ना, 2 चीजें खरीद रहा है। और वहीं 60 रुपए में वो 3 खरीद सकता है और 40 रुपए में वो 4 खरीद सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची है कि किस तरह से भाई प्राइस बदलने से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। सेम ऐसे बाजार मांग अनुसूची होती है। तो यह सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग को दर्शाता है। तो भाई बाजार में जितने उपभोक्ता हैं उन सबकी मांग को दर्शाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि बाजार में अलग अलग कीमतों पर कुल कितनी मात्रा की मांग होगी, कि भाई अलग अलग कीमत पर पहला बंदा और दूसरा बंदा और तीसरा बंदा किस तरह से मांग रखेगा। ठीक है, तो इनका अगर प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी बाजार मांग बन जाती है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत प्रति किलो जो है किसी सामान की 1 रुपए थी, 2 रुपए हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो 3 परिवार लोग हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये व्यक्तिगत है, यानी ये एक ए जो है वो व्यक्तिगत मांग है। दूसरा अगर बी देखें तो इसकी अपनी व्यक्तिगत मांग है, सी की जो है अपनी व्यक्तिगत मांग है। ठीक है, तो 1 रुपए था तो भाई ये जो था प्रति किलोग्राम 6 ले रहा था, ये 11 ले रहा था, ये 13 ले रहा था। ठीक है, सेम ऐसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो वैसे ही आप देखेंगे कि जो किलोग्राम है, यानी जो परिवार द्वारा जो मांग है वो क्या हो रही है, वो घट रही है। यानी प्राइस के बढ़ने से आप देख रहे हैं मांग में जो है वो फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर इन तीनों परिवारों की जो मांग है, ठीक है, उनको प्लस कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, हमारी बाजार मांग बन जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर ऐसे करते हैं। ये देखिए ए मांग का वक्र है, ये बी मांग का वक्र है, ये सी मांग का वक्र है। ठीक है, ये क्या इफेक्ट डाल रहा है भाई, प्राइस इफेक्ट डाल रहा है। लोगों की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अपनी मांग को घटा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये देख सकते हैं एक बाजार की मांग आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मांग वक्र क्या होता है। ठीक है, मांग वक्र समझते हैं। मांग वक्र मांग अनुसूची का एक चित्रात्मक निरूपण है। तो जो मांग वक्र होता है वो मांग सूची अनुसूची का ही एक चित्रात्मक निरूपण होता है। ये किसी वस्तु की कीमत यानी जो y अक्ष पर रखी गई है, मांगी गई मात्रा जो x अक्ष के बीच संबंध को दर्शाती है कि किस तरह से भाई प्राइस के बदलने से क्वांटिटी जो है वो किस तरह से बदलती है, y अक्ष पर और x अक्ष पर, वो दर्शाने का काम करती है। ठीक है, मांग वक्र आमतौर पर बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है, जो दर्शाता है कि जैसे जैसे कीमत घटती है मांगी गई मात्रा भी जो होती है वो बढ़ती है। यानी जैसे कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा जो है वो बढ़ती है। तो मांग वक्र का अगर हम ढलान देखें तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ढलवा है ये। ठीक है ना, वाई आपका जो एक्स पर परिवर्तन है, यानी ये जो है आपका वाई, यानी ये जो आपका प्राइस है। ठीक है, अगर हम क्या कर दे, डिवाइड कर दे एक्स एक्स पर परिवर्तित जो कीमत आ रही है किसकी, ये जो क्वांटिटी है। ठीक है ना, यानी प्राइस में कितनी क्वांटिटी ली जा रही है उसको डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या बनता है, मांग वक्र। देख रहे हैं आप, पहले अगर कीमत कितनी रही होगी, कीमत अगर 10 रुपए रही होगी तो आप देखेंगे कि जो यूनिट है वो 1 मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे अगर आप देख रहे हैं जब 8 था तो आप देख रहे होंगे 4 है। ठीक है, ऐसे जब आप देख रहे होंगे 6, जब 4 रुपए प्राइस है तो आप क्वांटिटी देख रहे होंगे ये है 4। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इसको मांग वक्र जो है वो ढलान क्यों होता है, क्यों, क्योंकि भाई ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, यानी कीमत में परिवर्तन से अगर डिवाइड कर दें मांग के परिवर्तन से तो हमें क्या दिखाई देगा, ढलान देगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी जो थी पहले 8 से 4 हो गई तो चेंज इन अगर क्वांटिटी देखेंगे तो कितना आया है, तो 8 से 4 हो गई तो चेंज क्वांटिटी जो 4 आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्राइस में अगर आप देखेंगे पहले प्राइस में अगर आप देखेंगे तो प्राइस में जो चेंज आया है, यानी पहले प्राइस जो 8 था 4 हो गया तो प्राइस आपको देखने को मिलेगा 4। और वहीं आप देखेंगे जो क्वांटिटी है, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 4 थी, अब क्वांटिटी कितनी हो गई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना चेंज आया है, 2 का आया है। ठीक है, तो क्वांटिटी आप देख रहे हैं 2 का चेंज आया, प्राइस में आप देख रहे हैं 4 का चेंज आया। ठीक है, तो यही क्या है, मांग वक्र ढलान। क्यों, क्योंकि भाई जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे मांग जो है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, वक्र के मांग वक्र जो है इस तरफ से, ठीक है ना, ढलान की तरह दिखाई देता है। मांग का नियम क्या कहता है, ठीक है, मांग का नियम समझते हैं। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। यानी हमेशा जो है मांग का नियम ये बताता है कि जो वस्तु की जो मात्रा है उसका प्राइस का जो इफेक्ट हमेशा आपको विपरीत देखने को मिलेगा। यानी जब कीमत बढ़ती है
तो मांग जो है वो आपको घटती हुई दिखाई देगी, और जब आप कीमत घटती हुई देखेंगे तो मांग आपको जो है वो हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बशर्ते अन्य सभी बातें समान रहनी चाहिए। तो कुछ जो कारक होते हैं हमने पढ़े थे वो समान रहने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, वहीं अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, मात्रा का और जो जो भी वस्तु की मात्रा है और जो प्राइस है उसका क्या होता है, आप देखेंगे विपरीत संबंध होता है। ठीक है, कुछ चीजें जो हमने देखी थी वो समान रहनी चाहिए, जैसे विकल्प वस्तुओं की कीमत जो थी वही रहनी चाहिए, पूरक वस्तुओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय जो है वो समान रहनी चाहिए, भविष्य में कीमत बदलने की उम्मीद ना हो। ठीक है ना, उपभोक्ता की पसंद और रुचि में बदलाव ना हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर स्थिर रहेंगी तभी जो है मांग का नियम काम करता है। मांग के नियम से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो देखिए मांग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले आता है कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। पहली चीज हमने ये समझी कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है, पहली चीज हमने ये देखी मांग के नियम में। दूसरी, ये गुणात्मक मात्रात्मक नहीं है। तो ये जो हम देखें बदलाव आता है ये गुणात्मक होता है, इसमें हम मात्रात्मक नहीं कह सकते इसे, क्योंकि ये नियम केवल यह बताता है कि मांग किस दिशा में बदलेगी, लेकिन कितनी बदलेगी यानी मात्रा क्या होगी ये नहीं बताता। ठीक है, ये तो हमें पता लगता है भाई कि वस्तु की मात्रा जो है घट जाएगी प्राइस के बदलने से, लेकिन कितनी घटेगी ये चीज हमें नहीं पता लगती। ठीक है, यानी गुण तो है इसका, ये गुणात्मक है लेकिन ये मात्रात्मक नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है वो है कोई आनुपातिक संबंध नहीं है। ठीक है, तो कोई आनुपातिक संबंध हम इसके अंदर नहीं देखते हैं। मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्यों में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन का अनुपात समान होगा। ठीक है, कि जो परिवर्तन आएगा उसका अनुपात समान होगा, ये चीज नहीं पता लगती। उदाहरण, यदि मूल्य 10% घटे तो मांग 20% या 30% या किसी भी अनुपात में बढ़ सकती है। ये नहीं कह सकते कि भाई अगर 10% जो है मूल्य घटेगा तो 10% ही जो है मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं होता। चौथा, एक तरफा नियम है। मांग का नियम केवल यह बताता है कि मूल्य में परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मांग में परिवर्तन से मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह नियम जो है एक तरफा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं भाई, मूल्य में परिवर्तन से तो पता लगता है भाई क्या आएगा मांग में परिवर्तन, लेकिन मांग में परिवर्तन से मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा ये चीज हमें नहीं पता लगती। ठीक है, तो इसलिए नियम जो है वो एक तरफा प्रतीत होता है। ठीक है, अब मांग के नियम के कारण। ठीक है, तो मांग के नियम के कारण क्या है, जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। ठीक है, क्या कारण होते हैं, सबसे पहले सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम, तो ये हमने पहले पढ़ा ही था। सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम क्या कहता है कि भाई जब आप किसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं तो पहली बार जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी दूसरी बार आपको संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये क्या होता है, सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम। तो जब हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं तो हर अतिरिक्त इकाई से निकलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, इसलिए उपभोक्ता उसी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा जब उसकी कीमत घटेगी। ठीक है, यानी आपने कोई चीज अगर यूज कर ली है तो आपका इंटरेस्ट उसमें उतना नहीं रह जाएगा। हाँ, वो इंटरेस्ट तब जागेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। उदाहरण, यदि पहली चॉकलेट से बहुत आनंद मिलता है तो दूसरी से कम, तीसरी से और कम मिलता है, तो इसलिए तीसरी चॉकलेट तभी आप खरीदेंगे जब आप कीमत कम होगी। तो आपने भाई 2 चॉकलेट खा ली है और कोई कहता है तीसरी चॉकलेट खा लो, तो आप कहेंगे नहीं यार बस बहुत हो गया, लेकिन वो कहता है भाई मैं आपको आधे दाम पे दे देता हूं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, सीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो भी एक कारण है। प्रतिस्थापन प्रभाव भी पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो वह वस्तु अन्य विकल्प वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो इसलिए उपभोक्ता महंगी वस्तुओं की जगह सस्ती वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं। तो 2 प्रोडक्ट हैं भाई, दोनों सेम रेंज के हैं लेकिन दोनों का प्राइस भी सेम था, लेकिन एक का अगर प्राइस घटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति कहेगा भाई अब तो ये मेरे रेंज में, मैं इसे ले सकता हूं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा भी था, काफी कीमत घटे तो लोग चाय की बजाय अधिक कॉफी ही खरीदेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए भाई कॉफी जो है वो 20 रुपए की है, चाय जो है वो 10 रुपए की है, तो कॉफी की कीमत भी अगर 10 रुपए कर जाएगी तो लोग क्या करेंगे भाई, कॉफी पीना पसंद करेंगे। ठीक है, आय का प्रभाव भी जो है का कारण है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, यानी वह अब उतने ही पैसे में अधिक चीजें खरीद सकता है, इससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे आइसक्रीम 10 रुपए की है तो वह 10 आइसक्रीम मिलेगी, और अगर कीमत 5 हो जाए तो वो 20 मिलेगी। ठीक है, यानी आय का प्रभाव भी पड़ेगा कि मान लीजिए आपकी अगर आय भाई ज्यादा, आपकी आय
जो है सामान लेने की उतनी, मतलब आपकी जो आय है उसमें आप वो सामान नहीं ले सकते। लेकिन क्या हुआ, अगर उस वस्तु की कीमत घट जाए, यानी आपकी आय जितनी थी वो उसकी रेंज में आ जाए, तो आप क्या करेंगे भाई, तो इसका मतलब होगा कि आपकी आय ज्यादा है, वो वस्तु की कीमत कम है, तो क्या करेंगे, आप उस वस्तु को ले सकते हैं। तो इसका भी जो प्रभाव पड़ता है मांग पर, कि अगर कोई वस्तु है वो आपके आय से कम हो, यानी जितनी आपकी आय है, अगर आप उस आय में उस वस्तु को ले सकते हैं तो उसकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। नए उपभोक्ताओं का जुड़ना ये भी कारण है। जब कीमत कम होती है तो ऐसे नए उपभोक्ता जो पहले ऊंची कीमत के कारण वस्तु नहीं खरीद सकते थे, अब उसे खरीदने लगते हैं, इससे कुल मांग बढ़ जाती है। तो भाई पहले क्या था कि महंगा था तो ज्यादा लोग नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सस्ता हुआ तो भाई नए लोग भी कहेंगे भाई चलो सस्ता हो गया, हम भी लेके देखते हैं, तो इससे क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। उदाहरण, पिज्जा 200 से घटाकर 150 हो जाए तो नए ग्राहक भी खरीदेंगे और पुराने ग्राहक भी अधिक मात्रा में खरीदेंगे, ठीक है, तो इससे भी क्या होगी, मांग बढ़ जाती है। वस्तु के विभिन्न उपयोग भी मांग को बढ़ाते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे दूध, बिजली आदि के कई उपयोग होते हैं। जब कीमत घटती है तो लोग वस्तुओं का इस्तेमाल कम जरूरी से ज्यादा जरूरी कामों में भी करने लगते हैं, इससे मांग बढ़ जाती है। मान लीजिए भाई दूध जो था वो अगर 80 रुपए लीटर है, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, पी रहे हैं और चाय बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। वहीं अगर 40 रुपए लीटर हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे भाई, पनीर भी बनाएंगे, दही भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, मिठाई भी बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूध की मांग बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही बिजली है भाई, तो बिजली अगर महंगी है तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भाई पंखे से ही काम चला लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बिल ज्यादा आएगा। अगर मान लीजिए बिजली की जो कीमत है वो क्या कर दी जाए, फ्री कर दी जाए, तो हर कोई लोग क्या करेगा भाई, एसी खरीदना शुरू कर देगा, कूलर लगाने शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिजली के दाम घट गए हैं, तो क्या होगा, बिजली की मांग जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी कारण है मांग बढ़ाने का। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। तो हमने मांग के नियम समझा, तो मांग का नियम यही कहता है भाई, किसी वस्तु की अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इसके कुछ अपवाद हैं, उनको समझते हैं हम। तो ऐसी परिस्थितियां जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता अपवाद कहलाती है। मांग के नियम के मुख्य अपवाद निम्नलिखित हैं, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है गिफिन वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुएं क्या है, सर रॉबर्ट गिफिन इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस पहेली की ओर ध्यान आकर्षित किया कि निम्न कोटि यानी घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर उनकी मांग गिर जाती है और कीमत बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो गिफिन जो है वो बताते हैं कि भाई जो महंगी वस्तु, जो सस्ती वस्तुएं होती हैं, जब उनकी कीमत गिरती है तो लोग उसे कम लेना पसंद करते हैं क्योंकि भाई वो सस्ती हो गई है। लेकिन जब उनकी मांग यानी जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे ज्यादा लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये एक ध्यान दिलाया था लोगों को इसकी तरफ, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से अपवाद है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। गिफिन वस्तुएं आमतौर पर बहुत घटिया या सस्तु वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग गरीब लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम गिफिन वस्तुओं की बात करें, ठीक है, तो ये वो सस्ती वस्तुएं होते हैं जिनका उपयोग जो है वो गरीब लोग ज्यादा करते हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये मोटे अनाज ज्यादातर लोग वो यूज करते हैं जिनकी इनकम कम होती है, तो इनसे वो क्या करते हैं भाई, अपना गुजारा चलाते हैं। तो जब इनकी कीमत घटती है तो मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वे अब बेहतर अनाज, गेहूं, चावल खरीदने लगते हैं और मोटे अनाज कम कर देते हैं, इसलिए कीमत कम होने पर इनकी मांग घट जाती है। तो मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो भी ये मोटे अनाज है, इनकी कीमत घटती है, तो गेहूं, चावल जैसे अनाज है उनकी भी कीमत घटती है। तो इनकी कीमत जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो भाई जब गेहूं और चावल की कीमत भी उनके लेवल कम हो जाती है तो जो किसान होते हैं उनकी जो गरीब मजदूर होते हैं तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सामान सस्ता हुआ तो इनकी क्रय शक्ति बढ़ गई। तो ये लोग क्या करेंगे, ये मोटा अनाज लेने की बजाय क्या करेंगे, गेहूं और चावल खरीदते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि गेहूं और चावल की जो मांग तो बढ़ जाती है, बनी रहती है, लेकिन जो घटिया सामान होता है उसको लेना लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। जो घटिया या मोटा अनाज होता है उसे लोग नहीं लेंगे, ठीक है। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो गरीब लोग महंगे अनाज नहीं खरीद पाते और ज्यादा मोटा अनाज ही खरीदते हैं, जिससे इनकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं क्या हो जाए भाई कि अब जो मोटे अनाज हैं इनकी जो है, इनके दाम जो है वो बढ़ने लग जाए। तो जब मोटे अनाज के दाम बढ़ते हैं तो ये वाले जो अनाज होते हैं इनके दाम भी क्या होते हैं, और ज्यादा हो जाते हैं। तो अब क्या होता है भाई, इनकी क्रय शक्ति जो होती है इन मोटे अनाज तक सीमित हो जाती है, तो अब लोग क्या करते हैं, इसको लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया भाई कि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनका जो है, जो हमने देखा कि भाई किसी चीज के प्राइस घटने से मांग बढ़ जाती है, वो नियम हमें यहाँ लागू होता हुआ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो पहला अपवाद ये है। दूसरा, फैशन से जुड़ी वस्तुएं। फैशन या स्टेटस से जुड़ी वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ सकती है। लोग इन्हें दिखावे या स्टेटस के लिए खरीदते हैं। यानी एक अमीर आदमी है, वो महंगी गाड़ी में चल रहा है, ठीक है, या ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, तो उनका दाम कितना भी बढ़ जाए भाई, वो उसके स्टेटस की चीज है वो उसे लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है मांग का नियम जो है अपवाद देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी जूते, तो भाई
एक अमीर आदमी है, कितना भी इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मांग बनी रहेगी। कमी कब है? अगर लोगों को लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कमी होगी तो वे अभी ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं चाहे कीमत बढ़ रही हो। ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, तो भाई पेट्रोल भी जो भी है, अगर कमी का भय किसी को लगता है भाई हो सकता है भविष्य में पेट्रोल की जो कमी हो जाए, तो ये भय भी लोगों को रहता है, तो इसलिए भी भाई ये लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा खरीदते हैं। तो इसकी जो खरीदेंगे खरीदेंगे क्योंकि भाई जरूरत का सामान है, पेट्रोल जरूरत का सामान। अगर किसी के पास गाड़ी है, उसे कहीं आना जाना है, तो वो क्या करेगा भाई, जरूरी चीज है तो उसको क्या करेगा, यूज करेगा ही, पेट्रोल खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, तो कमी का अगर भय हो तो भी जो है कोई असर नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है ना, लोग क्या करते हैं, उसको लेते ही लेते हैं। अज्ञानता, उपभोक्ता अगर बाजार की असली कीमतों से अनजान है तो वो उच्च कीमत पर भी ज्यादा खरीद सकता है। तो अज्ञानता भी एक कारण हम कह सकते हैं भाई, यहाँ पर भी मांग का अपवाद होगा। ठीक है, मान लीजिए भाई अगर किसी को पता ही नहीं है कि सामान जो है की वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूर दराज के गाँव में जो खरीदार हैं वो क्या करते हैं भाई, एक कोई भी एक बिचौलिया आता है और जो गांव के लोगों से कोई भी जो सामान है वो कम कीमत में खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि भाई इनको पता ही नहीं है कि शहरों में क्या प्राइस चल रहा है, तो इसको भाई पता ही नहीं है कि प्राइस घटा है या बढ़ा है, तो ये क्या करेगा भाई, सेम जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे क्या करेगा, इनको सामान बेच देगा। ठीक है, तो अज्ञानता के कारण भी जो हम देखते हैं कई बार कि प्राइस के कम होने के बाद भी जो है डिमांड नहीं बढ़ पाती। जीवन की आवश्यक वस्तुएं, तो कुछ वस्तुएं निरंतर उपयोग के कारण आवश्यक बन जाती हैं, इसकी मांग कीमत बढ़ने पर भी कम नहीं होती। ठीक है, तो कीमत आखिर बढ़ जाए या घट जाए इनका फर्क नहीं पड़ता जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मांग जो है वो कीमत बढ़ने पर भी जो इनकी क्या है, कम नहीं होती। जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गई, ठीक है, नमक हो गया, दूध हो गया, ठीक है, तो ये नेसेसरी चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं। तो भाई कीमत अगर इनकी बढ़ भी जाएगी फिर भी क्या होगा, कितनी भी कीमत बढ़ जाएगी लेकिन इनकी जो डिमांड होती है वो हमेशा हाई रहती है, डिमांड कभी कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद हैं अगर देखा जाए जो मांग के नियम पे लागू नहीं होते। मौसम में बदलाव, मौसम बदलने पर कुछ वस्तुओं की मांग कीमत से प्रभावित नहीं होती। तो कई बार भाई क्या होता है, मौसम बदल गया, ठीक है, और मौसम बदलने के बाद भाई आपको सर्दियों में स्वेटर खरीदना ही है, गर्मियों में कूलर खरीदना ही है, इनके प्राइस अगर बढ़ भी जाते हैं फिर भी डिमांड पर इनका आपका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ने पर भी ये डिमांड में चीजें रहेंगी रहेंगी। मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये समझते हैं कि भाई मांग में परिवर्तन किस तरह से होता है और उसकी मात्रा में परिवर्तन किस तरह से होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मांग में परिवर्तन अगर देखें तो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो मांग में जो परिवर्तन होता है सबसे पहले कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो दो तरह से होता है, या तो मांग में विस्तार होगा या मांग में संकुचन होगा। ठीक है, तो मांग वक्र संचालन नीचे की ओर होता है और उसमें मांग वक्र का संचालन ऊपर की ओर होता है। दूसरा, कीमेतर कारकों के परिवर्तन, यानी इसमें क्या होता है भाई, कीमत के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है, मांग में वृद्धि हो सकती है और मांग में कमी हो सकती है। तो इसमें मांग वक्र जो होता है खिसकाव होता है दाहिने ओर, और इसमें जो मांग वक्र खसकता है वो बाएं ओर खसकता है। ठीक है, चलिए इसे और अच्छे और बेहतर तरीके से समझते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, जब किसी वस्तु के दाम में परिवर्तन होता है और बाकी सभी कारक स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, दाम में परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है और बाकी जो कारक हैं वो इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, तो मांगी गई मात्रा बदल जाती है। ठीक है, तो मात्रा क्या होगी, बदल जाएगी, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो यह मांग वक्र जो है पर ही गति होती है, नया वक्र नहीं बनता। ठीक है, तो मांग वक्र पर ही क्या हमें गति देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसका मुख्य कारण है वस्तु की मूल्य में बदलाव। तो मूल्य में बदलाव के कारण ये चीज होती है। तो मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर गति करता है। ठीक है ना, तो मूल्य के कारण क्या करेगा, जो भाई कर्व है आपका, ठीक है ना, जो कर्व है या वक्र है वो क्या करता है, ऊपर या नीचे की ओर खसकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूल्य में परिवर्तन के कारण दो प्रकार की गति होती है। सबसे पहले होती है नीचे की ओर गति। जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तु खरीदते हैं, इसे क्या कहते हैं, मांग में विस्तार। यानी जब कीमत घटेगी तो उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तु खरीदेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, मांग में विस्तार कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कीमत घटने से मांग बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण,
यदि दूध का दाम 60 प्रति लीटर से घटाकर 50 हो जाए तो लोग अधिक दूध खरीदेंगे। ठीक है, यानी प्राइस क्या था, ये था, तो प्राइस कितना था भाई, यहाँ पे 60 था। ठीक है, लेकिन अब प्राइस तो फिर क्या था, वो 1 लीटर ले रहा था, और मान लीजिए प्राइस जो है अब क्या हुआ है, गिरा है। और जैसे ही प्राइस जो है वो डाउन होगा, प्राइस डाउन होते ही आपकी क्वांटिटी आप देखेंगे बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो मांग में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, ये देखिए पहले मांग जो थी ये ए थी, अब मांग क्या हो गई बी, तो मांग में आप क्या देख रहे हैं, विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो मांग में विस्तार हो रहा है। मांग में विस्तार कब होता है, जब कीमत घटती है और अधिक मात्रा में उपयोग होता है, तो मांग में क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। दूसरी चीज, ऊपर की ओर गति कब होगी, जब कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता कम मात्रा में वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, कीमत जो है वो ऊपर जाएगी तो मांग की मात्रा जो होगी वो नीचे आएगी। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मांग का संकुचन। क्यों, क्योंकि कीमत बढ़ने से मांग जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, जैसे यदि दूध का दाम 60 प्रति लीटर से बढ़कर 70 हो जाए तो लोग कम दूध खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम वही चीज है, पहले जो प्राइस था वो क्या था, ये था 60 था, और अब प्राइस अगर क्या हो गया 70 हो गया, तो अब पहले क्या था भाई, ये क्वांटिटी थी, और अब क्वांटिटी कितनी हो गई, अगर आप देखें तो क्वांटिटी क्या होगी आपकी, क्वांटिटी पहले ये थी, अब क्वांटिटी ये हो गई। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या है, इस साइड आई है। तो इसे क्या कहा जाता है, मांग में संकुचन। तो ठीक देख रहे हैं आप, ये है मांग का संकुचन। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मांग में संकुचन। ठीक है, अब टेक्स्ट देखते हैं। अगला है मांग में परिवर्तन से क्या होता है, जब कीमत के अलावा अन्य कारकों में बदलाव के कारण मांग बदलती है। अब देखिए यहाँ पर कीमत में कोई बदलाव नहीं आएगा, और भी कारक है जो मांग को क्या करेंगे, बदलेंगे, तो इसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसमें पूरे मांग वक्र की स्थिति बदल जाती है, यानी वक्र जो होता है वो शिफ्ट होता है। तो इसमें आपको मांग जो है, मांग वक्र जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन कौन से कारक होते हैं इसमें, आय में बदलाव, रुचि और पसंद, जनसंख्या, मौसम, भविष्य में उम्मीदें, ये सारे जो हमने कारक पढ़े थे पहले, तो ये सारे कारक जो है इफेक्ट डालते हैं अगर प्राइस इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो। ठीक है, तो इसमें प्राइस जो आप देखेंगे हमेशा स्थिर रहेगा, ये जो कारक होंगे वो क्या करेंगे, मांग में परिवर्तन लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए मांग में वृद्धि सबसे पहले आती है इसके अंदर, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उसका कारण मूल्य में परिवर्तन नहीं बल्कि अन्य कारक होते हैं, तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। यानी यहाँ प्राइस नहीं बढ़ रही है, कुछ और कारक जो हैं वो मांग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य समान रहता है, पूरा मांग वक्र दाईं ओर हो जाता है। ठीक है, तो किस कारण, आय में वृद्धि, फैशन में बदलाव, जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की पसंद में बदलाव, तो ये कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले ये प्राइस देखिए, प्राइस बिल्कुल सेम है, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं, ये मान लीजिए कारण है, इन कारणों की वजह से आप देखेंगे मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मांग में वृद्धि हुई है, आप देख रहे हैं इस साइड खसक गया है। ठीक है, तो मांग में वृद्धि क्या कर रही है भाई, दाईं और खसकाव हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, मांग में वृद्धि। ठीक है ना, यानी जब किसकी तरफ खसक रहा है, ये राइटवर्ड जब खसक जाता है आपका ग्राफ पे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मांग में वृद्धि। ठीक है, कौन से कारण इफेक्ट डाल रहे हैं, ये कारक जो है वो इफेक्ट डाल रहे हैं मांग में वृद्धि के लिए। ठीक है, सेकंड, तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, आय बढ़ने पर लोग अधिक महंगे कपड़े खरीदने लगते हैं भले ही कीमत वही रहे। ठीक है, तो एक सिंपल सा उदाहरण है। मांग में कमी समझते हैं अब, जब किसी वस्तु की मांग घट जाती है और इसका कारण मूल्य में बदलाव नहीं बल्कि अन्य कारक होते हैं, तो इसे मांग में कमी कहते हैं। यानी यहाँ पे भी प्राइस सेम रहेगा, लेकिन मांग में क्या आ गई, कमी आ गई। तो मूल्य समान रहता है लेकिन पूरा मांग वक्र बाईं ओर, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट वर्ड खसक जाता है, तो मांग में क्या कहते हैं, इसे कमी कहते हैं। ठीक है, तो किस वजह से आ सकती है, आय में कमी हो जाए, फैशन में बदलाव आ जाए, जनसंख्या में कमी हो जाए, उपभोक्ताओं की जो पसंद में कमी आ जाए, तो इन सब कारणों से क्या होता है, जो आपका ग्राफ है वो लेफ्टवर्ड यानी, ठीक है, यानी बाईं और जो है वो वक्र जो है आपका खिसकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सर्दियां खत्म होने पर हीटर की मांग कम हो जाती है, कीमत वही रहने पर भी। ठीक है, यानी अगर सर्दियां खत्म हो गई हैं, कीमत वही है, लेकिन फिर भी लोग हीटर नहीं लेते, उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम देखते हैं खसकाव आता है मांग वक्र के अंदर। ठीक है, तो मांग वक्र में परिवर्तन जो अंतर है उनको देख लेते हैं शॉर्ट में। तो मांग की गई मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र के संचालन, या मांग में परिवर्तन या मांग में खिसकाव। ठीक है, तो हमने देख ही लिया कि मांग में विस्तार, मांग वक्र जब नीचे की ओर संचालन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मांग में विस्तार। तो आप देख रहे हैं भाई कीमत जो है जैसे ही घट रही है वैसे ही मांग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो मांग में विस्तार हो रहा है, कारण वस्तु की कीमत में कमी के कारण होता है। मांग में संकुचन, मांग वक्र का ऊपर की ओर संचालन, देख रहे हैं आप। ठीक है, यानी क्या हुआ है कि जैसे ही प्राइस जो है बढ़ा है, ठीक है ना, मांग की मात्रा जो आप देख रहे हैं बढ़ गई है यहाँ पर। ठीक है, तो कारण क्या होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण जो होता है वो
मांग में जो है मात्रा में जो आता है क्या आता है, संकुचन आता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है, शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं। फिर आता है आपका मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव। ठीक है, तो आप दाईं ओर खिसकाव देखेंगे तो किन कारणों से होता है, कीमत समान रहते हैं, इसमें देखेंगे आप प्राइस जो है बिल्कुल आपको समान दिखाई देगा, एक जैसा ही प्राइस रहेगा, यहाँ पे भी प्राइस सेम है, कीमत समान रहते हैं, नए वक्र का निर्माण होता है, कारण आय में वृद्धि हो गई। ठीक है ना, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, कीमत, यानी इसमें क्या होता है कि प्राइस को छोड़कर अन्य जो कारण होते हैं उनकी वजह से जो होता है मांग वक्र में परिवर्तन आता है। ठीक है, ऐसे ही मांग वक्र में कमी भी सेम चीज होती है। तो मांग वक्र क्या होता है, बाईं ओर खिसक जाता है। तो बाईं ओर खिसकने का कारण क्या होता है, कीमत समान रूप से नए मांग वक्र का निर्माण करती है, तो कारण वही होता है आय में कमी। यदि समान वस्तु, प्रतिस्थापन हो गया, पूरक वस्तु हो गए। ठीक है, तो यही वही सारी चीजें हैं, शॉर्ट में दे रखी है। तो इस तरह से क्या है, अंतर भी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मांग जो वक्र होता है उसमें परिवर्तन किस तरह से आता है, विस्तार कैसे होता है, संकुचन कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, कमी कैसे होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आप एक बार ढंग से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें। धन्यवाद।